हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। इकोनॉमिक्स से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम में। हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि BHU इस बार कुछ आपके लिए नया लेकर रखे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी पूछ लिए जाए। तो वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहता है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। वीडियो सीरीज़ में आएंगे। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो मिले या एक ही वीडियो मिले, लेकिन 10 से 8 दिन में या 8 से 10 दिन में ये पूरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो सारे सीरियल में देखने हैं। अगर आपने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा लाते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा प्रोटेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गया है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसे परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे प्रोटेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको 7 फुल लेंथ पेपर मिलेंगे। यूनिट वाइज पेपर देखने के लिए मिलेंगे। 11 यूनिट है तो 11 यूनिट पेपर आपको मिल जाएंगे। यूनिट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, मतलब हर एक यूनिट के फुल डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको। 3000 से भी ज़्यादा आपको यूनिट वाइज MCQs प्लस बंडल MCQ भी आपको मिलेंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, साथ ही साथ ऑफलाइन PDF फॉर्म में भी आपको टेस्ट मिलेगा। आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। करंट अफेयर के PDF सीट्स मिलेंगे, और ये सब जस्ट एट ₹400। तो चाहो तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो या डायरेक्टली नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में स्टोर सेक्शन में जाके आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। या फिर जिन्हें सिर्फ नोट्स परचेज़ करना है वो हमारे नोट्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। ये नोट्स आपको ₹200 में पूरे डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चाहो तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम मूव करते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हम ये जानते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट लेवल पे डील करता है। एग्रीगेट मतलब एज अ इकोनॉमी होल लेकर चलता है, मतलब टोटल इकोनॉमी, इंटायर इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को वो कवर करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी, मतलब टोटल इकोनॉमी में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको डील कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हो हम टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। टोटल यहाँ पे देखो एग्रीगेट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम को एज अ होल लेकर चलता है। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, वो पूरे इकोनॉमी को एज अ होल लेकर चलता है। तो ये बेसिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। मैंने ये टॉपिक आपके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं अभी इसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स पे डील करता है, लेकिन वही जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट्स पे डील करता है, मतलब टोटल लेकर चलता है वो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द रिसोर्सेज बाय एन इंडिविजुअल यूनिट। अब यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, सेलर्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकती है, या फिर बायर्स भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है रिलेशंस बिटवीन इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। एग्रीगेट लेवल्स पे जितने भी डील्स हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सबको कौन देखेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज द प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक चैप्टर है। अब कुछ टूल्स दिए हुए हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। डिमांड और सप्लाई, आपने ये पढ़ रखा है मेरे साथ। और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एग्रीगेट, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट लिया जा रहा था, लेकिन एग्रीगेट जहाँ आया मतलब टोटल। कह सकते हैं कि एक मार्केट में जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है। तो आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अब आपके लिए क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्प्लिट किसने किया। मतलब शायद मेरे अकॉर्डिंग 1933 में एक इकोनॉमिस्ट ने इसे स्प्लिट किया था। 1933 से पहले ये बेसिकली एक पार्ट था, टोटल इकोनॉमिक्स ही था सिर्फ, लेकिन बाद में इसे स्प्लिट कर दिया गया। तो आपको उस ऑथर का नाम बताना है, उस इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर हम जिसे कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ मनी। मनी में जैसे आप बैंकिंग्स के बारे में पढ़ते हो ना, ये देखो क्लास 12th में हम पढ़ते थे मनी एंड बैंकिंग का, सीबीएसई बोर्ड में एक बेसिक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन हमने आपके साथ बीएचयू बीकॉम लेवल पे पूरा डिटेल्ड मनी एंड बैंकिंग डिस्कस किया। तो थ्योरी ऑफ मनी में वही था। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, दैट इज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन रहता था, फिर डिफ्लेशन वाला। फिर रोल ऑफ द गवर्नमेंट बजट भी हम पढ़ेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे आपके साथ। अब देखो मेरे साथ समझो कि टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है जानेंगे। फिर दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा है कंज्यूमर गुड्स, और फोर्थ है आपका कैपिटल गुड्स। क्या है एक एक करके सबको समझेंगे हम। फाइनल गुड्स, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज़। वैसे गुड्स जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, मतलब इसमें अब आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्शन नहीं करना है। या हम कह सकते हैं गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स। मतलब कि जो हमारे कस्टमर्स है या जो भी नॉर्मल कंज्यूमर्स है वो डायरेक्टली इसे कंज्यूम करने के पर्पज़ से लेंगे, या फिर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेंगे। ये होता है हमारा फाइनल गुड्स। दीज गुड्स आर दी क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब जैसे कि ये आपका फैक्ट्री है, तो ये इस फैक्ट्री के बाहर है, अब इसमें कुछ एडिशन नहीं करना है। इस लाइन से यही मतलब है कि प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है। जैसे कि ब्रेड कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। अब एक कोई कंज्यूमर ब्रेड परचेज करता है तो वो या तो कंजम्पशन के पर्पज से लेगा, कंज्यूम करेगा, उसमें अब कुछ एडिशन नहीं होगा। या फिर अगर कोई उसे प्रोड्यूसर परचेज करता है तो कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बेसिस से भी ले सकता है, या कुछ ब्रेड का वो बनाना चाहता हो, वो कंज्यूम नहीं करेगा, ब्रेड का कुछ बना के अलग से फिर वो सेल करेगा। तो ये क्या होता है, हमारा फाइनल गुड्स होता है। अब देखो फाइनल गुड्स में क्या क्या आएगा, आप ये भी दो चीज़ मेरे साथ नोट करो कहीं पे कि फाइनल गुड्स इंक्लूड नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। ये दोनों हमें देखने के लिए मिलता है फाइनल गुड्स के अंदर। लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है, क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। वैसे गुड्स जिसको आप आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करोगे या फिर रीसेल पर्पज़ से यूज़ करोगे, मतलब बेचने के पर्पज़ से यूज़ करोगे, उसे आप क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इसके अंदर आपको नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स लाइंग विद द ट्रेडर्स फॉर द रीसेल इन द सेम ईयर। अब हम समझते हैं कि फाइनल गुड्स के अंदर क्या क्या आता है। देखो फाइनल गुड्स के अंदर सबसे पहला है कंज्यूमर गुड्स। गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। वैसे गुड्स जो कि कंज्यूमर के वांट्स को, नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, वो क्या होंगे? हमारे कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्या है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स? गुड्स विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको आप रिपीटेड यूज जिसका ले सकते हो ओवर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, आर टर्म्ड एज अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि मोटर कार हो गया, स्कूटर्स हो गए, मोटरसाइकिल, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, इटीसी। ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ख़राब नहीं होते हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। इनके कंजम्पशन को, मतलब इनके 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 यूज़ को हम बहुत लंबे टाइम तक ले सकते हैं, 5 साल 10 साल, उससे भी आगे। लेकिन जो हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो क्या है? दीज आर द दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर to 4 ईयर। मतलब 2 से 4 साल तक आप इसे यूज़ कर पाओगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे, आपको फेंकने पड़ेंगे, या फिर कोई और पर्पज़ से आप इसे ले सकते हो। जैसे कि क्लोथ्स हो गए, प्लास्टिक क्रॉकरी हो गए, इलेक्ट्रिक गुड्स, इनका लाइफ ही रहता है 2 से 4 साल। लेकिन आप जानते हो कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं उनको आप 5 साल 10 साल 15 साल या उससे भी ज़्यादा आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये हमें सेमी ड्यूरेबल गुड्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये क्या था हमारा कंज्यूमर गुड्स का 2 पार्ट। तीसरा आता है इसमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? गुड्स विच आर लूज देयर आइडेंटिटी इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। नोट करना या हाईलाइट करो यहाँ पे कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन क्या है। आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि शुगर, टी, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स और फ्यूल।
अब देखो ये गुड्स ऐसे हैं जिनको आप एक बार कंज्यूम किए ख़त्म, आप इसको फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। गाड़ी में एक बार पेट्रोल चला गया और आपने उसे यूज़ कर लिया, आप अब हाँ बार बार दोबारा आप उसमें तेल डालोगे, आप उसी तेल को बार बार यूज़ नहीं कर पाओगे। चाय पी लिए बात ख़त्म है, ब्रेड खा लिए बात ख़त्म है, वो आप उसको ड्यूरेबल नहीं कह सकते हो, नॉन ड्यूरेबल। आप उनको एक एक्ट ऑफ कंजप्शन कह सकते हो, जो कि यहाँ पे बताया गया सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। फोर्थ टाइप है इसमें नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंज्यूमर सर्विसेज। सर्विसेज की यहाँ पे बात की जा रही है, जब ऐसे सर्विसेज जो कि डायरेक्ट कंजम्पशन अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा किया जाए, वो क्या होगा हमारा नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली हमें 4 पॉइंट याद रखना है, किसके अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर। कौन कौन से, फर्स्ट हमारा कंज्यूमर गुड्स, हम कह सकते हैं ये हमारा मेजर हेड है। फाइनल गुड्स में सबसे पहला है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमें 4 पॉइंट याद रखना है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल। अब देख लेते हैं कैपिटल गुड्स क्या है। कंज्यूमर गुड्स आपने मेरे साथ पढ़ लिया, अब कैपिटल गुड्स समझो। ऑल गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हैव ए लॉन्ग लाइफ आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। यहाँ पे 2 पॉइंट आप हाईलाइट करो, सबसे पहला है कि लॉन्ग लाइफ टाइम और दूसरा यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वैसे गुड्स जिसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करो, मतलब आपके पास अगर मशीनरी है तो आप उस मशीनरी को यूज़ करोगे किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मशीनरी आपने 1 साल या फिर 6 महीने यूज़ किए फिर ख़राब होकर रखे गए, आपने उसे फिर फेंक दिया। आप मशीनरी को बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हो और फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हो, तो वो क्या है आपके कैपिटल गुड्स हैं। दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये वैसे गुड्स हैं जो कि आपको दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। इसको आप फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हो। इसके एग्जांपल्स हैं मशीन्स, प्लांट एंड टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और बिल्डिंग्स। तो ये सब हम कह सकते हैं कि हमारे कैपिटल गुड्स हैं। अब देखो हमारा वो खत्म हो गया, फाइनल गुड्स क्या क्या था। फाइनल गुड्स के अंदर हमने 2 चीज़ सीखा, कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स के अंदर 4 चीज़, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ये था हमारा। अब हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है। अब देखो आपने मेरे साथ पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस भी देख लेते हैं। पहला है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में ऑल गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, इंपॉर्टेंट है, आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे गुड्स जिसको आप फर्दर प्रोडक्शन या फिर रीसेल के पर्पज से लेते हो उसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको क्या आप बोलोगे, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो उसको आप फाइनल कंजम्पशन के लिए लेते हो या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा होता है। इंटरमीडिएट गुड्स पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस से पास करना होता है, लेकिन हमें फाइनल गुड्स में हमने देखा कि फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस से दोबारा पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फाइनल गुड्स है, नाम से ही समझो कि अब उसमें कुछ एडिशन करना ही नहीं है। तीसरा आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और यहाँ पे फाइनल गुड्स आर यूज फॉर फाइनल कंजप्शन। आप इसे फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ करते हो और इंटरमीडिएट गुड्स को हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, आप इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हो, लेकिन हम फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसका लॉजिक क्या है, अब देखो बेसिक मतलब अगर हम बेसिक सेंस से सोचे तो नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स तो आएंगे ही, क्योंकि उनका टोटल इनकम नोट होगा ही कहीं ना कहीं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में अभी कुछ एडिशंस करने हैं, रीसेल करना है, जो फिर उसे फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा, तभी आप उसे नेशनल इनकम में ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या होगा इंटरमीडिएट गुड्स का, जैसे कि वुड हो गया, फ्लोर हो गया, लेदर, ये सब आपके क्या है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है, चेयर, ब्रेड, शूज़। अब इसमें कुछ एडिशन नहीं करना है हमें, ये हमारे फाइनल गुड्स है, अब इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये था बेसिक हमारा आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए और भी कुछ आपको सिखा कर जाएंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और हो सके तो इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में तो होता है लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।